तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स मेथड्स और रिजल्ट्स जो मैट्रिसेस के लिए हमारे पास जरूरी है, और साथ ही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। यानी मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4, उसके डायगोनल एलिमेंट्स है 0 1 7 8 और 90। तो इसका जो ट्रेस होगा वो 2 + 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 और 3 7 और 2 9। तो बेटा ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको ट्रेस से ये दो ही चीज ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? ये ट्रेस जो होता है, ट्रेस ऑफ ए बराबर होता है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज के। यानी किसी भी मैट्रिक्स की अगर 3 × 3 की है तो λ1 + λ2 + λ3 उसकी सम ऑफ आइगन वैल्यूज आ जाएंगे, वो किसके बराबर होगा? मैट्रिक्स के ट्रेस के। ठीक है। ऐसे ही 2 × 2 की मैट्रिक्स में λ1 + में λ2 इसके बराबर आ जाएगा ट्रेस के। ठीक है। वैसे ही बेटा प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज जो होता है वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो ये आपको पहले से ही बात पता होगी। ठीक है। तो यहाँ से हमने ट्रेस के बारे में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो लिए हैं कर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आइगन वैल्यूज को डील करेंगे हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में जो हमने पढ़ी थी। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। अब बेटा नॉर्मल ट्रांसलेशन आपको याद हो, जिसने भी मेरी ट्रांसलेशन की क्लास देखी है उसको पता होगा कि नॉर्मल ट्रांसलेशन तो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती तो उसके लिए कोई आइगन वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। लेकिन वैसे ही अगर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ले, अफाइन फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, तो उसमें बेटा इसकी आइगन वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसमें इसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हम टॉपिक डायलेशन को देखते हैं। तो डायलेशन बेटा एक बार हम R2 में देख रहे हैं, फिर R3 में भी देखेंगे। तो डायलेशन की अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो वो ऐसे होती है। अब ये बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, कि ये सारे टॉपिक मैं पहले करा चुका हूँ, तो पहले वो वीडियोस देखो तब आपको डायलेशन पता होगा, तो यहाँ पर आना। ठीक है। कुछ ही क्लासेस पहले का है, आप ये देख सकते हो इस प्लेलिस्ट में। जिस प्लेलिस्ट में वीडियो जा रही है उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं इसके रिगार्डिंग। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स और वाई, K1 K2 फैक्टर से हमने ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, यानी डायलेट किया है, उसको स्केल किया है। तो बेटा आइगन वेक्टर जो होती हैं यहाँ पर, आइगन वैल्यूज तो आपकी K1 K2 ही हो जाएंगी। ठीक है, और आइगन जो वेक्टर होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस आइगन वेक्टर की तरह काम करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स। ठीक है। और आइगन स्पेस क्या होगा? एक्सिस आर इनवेरिएंट लाइंस। ठीक है, यानी जो एक्सिस हैं वही चेंज नहीं होंगी, तो वो इनवेरिएंट लाइंस हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज कह लो। ठीक है, वो क्या है? ये मैंने इंटरप्रिटेशन को रेड और इसी शेड में मैंने सब जगह लिखा हुआ है। तो एवरी वेक्टर कीप्स डायरेक्शन ओनली लेंथ चेंजेस। यानी देखो 4,5 ओरिजिन से जो होगा 10, ये 8 8 हो गया ना, 8,10 भी बेटा इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन बस उसका मैग्नीट्यूड बदला हुआ, उसकी लेंथ बदली हुई है ओरिजिन से, है ना। 4,5 यहाँ होगा तो इसी लाइन में 8,10 होगा आगे। तो हम इसको स्केल करके ये बना रहे हैं। तो वैसे ही क्या है कि आइगन वेक्टर ये बता रहे हैं कि भाई कीप्स डायरेक्शन बट लेंथ बराबर बदल जाती है, डायरेक्शन वही रहती है, लेंथ बदल जाती है। यूनिफॉर्म स्केलिंग की बात करें तो भाई वो किसी एक ही फैक्टर से होगी। अब एक वेक्टर से होगी तो आइगन स्पेस हमारा पूरा R² हो जाएगा। ठीक है। और जो नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे सारे के सारे वो हमारे आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि इसके अंदर कौन आइगन वेक्टर है, कौन आइगन स्पेस है। ओके। अब आगे बात करते हैं R3 के बारे में। तो R3 में बेटा आइगन वैल्यूज मान लो आपकी ABC है, तो यही हमारे स्केलिंग फैक्टर होंगे। और कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी आइगन वेक्टर्स होंगे। समझ में आ गया? आइगन वैल्यूज तो एबीसी होंगी, लेकिन जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिसेस हैं, ये एक्सिसेस एक्स वाई और जेड, ये हमारी आइगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है। इनवेरिएंट सबस्पेस यानी जो बदलेगा नहीं, जिसमें कुछ भी चीज चेंज नहीं आएगा, वो एक्स एक्सिस होगी या तो वाई एक्सिस होगी या जेड एक्सिस होगी। ठीक है। लेकिन बेटा अगर मान लो इनमें से दो वैल्यूज बराबर हो जाएं, A = B, तो क्या होगा कि भाई जो आइगन वैल्यूज दो बराबर होगी तो एक प्लेन को आप मान सकते हो
कि भाई वो इनवेरिएंट सबस्पेस हो जाएगा, है ना। इनवेरिएंट सबस्पेस एक प्लेन हो जाएगा, वरना एक्सिस रहेंगे अगर तीनों अलग अलग वैल्यूज है तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ रोटेशन। तो रोटेशन में क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बेटा आपको याद होगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। तो इसको ध्यान रखना, इसकी इसकी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आती हैं। इसकी क्या वैल्यूज आती हैं, आइगन वैल्यूज ओनली कॉम्प्लेक्स आती हैं, ठीक है। जब तक अगर एंगल हम रोटेट जीरो से रोटेट कर रहे हैं तो मतलब चीज वही रह रही है। और अगर हम पाई से रोटेट करवा रहे हैं, इसका मतलब हम इन्वर्जन कर पा रहे हैं, समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन। तो या तो हम सेम ओरिएंटेशन रख रहे हैं या फिर रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, तब तक कोई हम उसको, तब तक उसकी, अगर यही करा रहे हैं तब उसकी वैल्यूज, आइगन वैल्यूज जो है वो 1 या -1 रहेगी। अदरवाइज आइगन वैल्यूज क्या रहेंगी, कॉम्प्लेक्स रहेंगी, ध्यान रखना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हैं कि सभी डायरेक्शन चेंज होंगी। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि सभी डायरेक्शंस चेंज होंगी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बच जाएगा, ठीक है। आगे चलते ही ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई 180 पे क्या है, -1 रिफ्लेक्शन हो जाता है, हर वेक्टर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 2,3 अगर इधर है तो ये -2,-3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा R3 में। तो हम एक बार रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस देख लेते हैं। तीन ही आइगन वैल्यूज आती हैं R3 के अंदर, रोटेशन के अंदर। एक तो 1 और e की पावर प्लस माइनस आयटा थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1 ही रहता है, ध्यान रखना। और आइगन वेक्टर क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो अगर जेड एक्सिस के है तो जेड एक्सिस आ जाएगी, वाई एक्सिस के अबाउट है तो वाई एक्सिस आ जाएगी। एक्सिस रिमेन्स अनचेंज्ड इन वेरिएंट लाइन, जो एक्सिस है वही आपकी क्या है, अनचेंज्ड रहेगी। और आइगन स्पेस क्या है, लाइन अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग कोई भी लाइन होगी वो होगी हमारी क्या है, R3 की आइगन स्पेस के अंदर आएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन में दो ही आइगन वैल्यू होती है, एक तो 1 और एक -1। आइगन वेक्टर्स कौन से होते हैं, वेक्टर्स परपेंडिकुलर जिनकी आइगन वैल्यू 1 होती है, और वेक्टर्स पैरेलल जिनकी आइगन वैल्यू -1 होती है, ठीक है। ये उल्टा लिखा गया शायद, ठीक है, ऐसे आएगा। परपेंडिकुलर की तो -1 आएगी और इसकी +1 आएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये अबाउट अ लाइन की बात हम कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्सिस इनवेरिएंट है, परपेंडिकुलर लाइन फ्लिप्स करती है। देखो, कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन है ना, ये कोई हमारी लाइन है, इसी लाइन पे कोई पॉइंट होगा तो वो सेम रहेगा, ये सारे पॉइंट सेम रहेंगे। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर ये मान लो कोई पॉइंट है तो ये फ्लिप कर जाएगा, ये यहाँ है, यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो ये यहाँ पर यही बताने की बात है कि परपेंडिकुलर तो फ्लिप कर जाती है, लाइन ऑफ एक्सिस जो है इनवेरिएंट रहता है, यानी पॉइंट लाइन पे ही है तो वो इनवेरिएंट रहेगा, इसके परपेंडिकुलर है तो जस्ट फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। वैसे ही बेटा अबाउट अ प्लेन आइगन वैल्यूज तीन रहती है, 1 1 और -1। अब जो प्लेन है उसके लिए 1 1, ठीक है। और जो भाई थर्ड एक्सिस बच गई उसके लिए -1, यानी एक्स वाई प्लेन है तो जेड के लिए -1 आ जाएगी। आइगन वेक्टर देखो, वेक्टर जो प्लेन में है, यानी जो एक्स वाई, मान लीजिए एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई प्लेन के अबाउट करवा रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन में जो है उनके लिए वेक्टर्स की, आइगन वेक्टर्स की वैल्यू क्या रहेगी, आइगन वैल्यू 1। और जो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनके लिए -1, ठीक है। यहाँ पर हम यही बता रहे हैं कि प्लेन जो है वो फिक्स रहता है, इनवेरिएंट सबस्पेस है, एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई इनवेरिएंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ R2 और R3 में रिफ्लेक्शन अबाउट अ पॉइंट। अगर पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन करते हैं तो दोनों में ही -1 आइगन वैल्यू रहती है, मैट्रिक्स -I होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, और आइगन स्पेस पूरा स्पेस होता है, सारी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब बेटा ये सब भी आपको याद नहीं रहा हो तो यहाँ पर देख लो, मैंने एकदम कंप्लीटली एक साथ में लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। इस एक पेज को भी पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन, आइगन वैल्यू कोई नहीं होती, आइगन वेक्टर नहीं होते, और यहाँ पर इनवेरिएंट सबस्पेस क्या है, डायरेक्शन ही नहीं चेंज होती, बाकी सब चेंज हो जाता है, लेंथ चेंज हो जाती है। यूनिफॉर्म स्केलिंग के तो आइगन वेक्टर्स जो है वो सारे ही होते हैं और पूरा सबस्पेस इनवेरिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग, जहाँ पर ए बी, और बेटा ये सी आपका स्केल है अगर आप R3 की बात कर रहे हो, ए बी यानी दो की बात कर रहे हो। आइगन वेक्टर्स जो है वो एक्सिस होती हैं, और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है वो क्या होती है आपकी, इनवेरिएंट सबस्पेस। R2 में रोटेशन,
कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, कोई आइगन वेक्टर रियल नहीं होता और इनवेरिएंट सबस्पेस कुछ नहीं होता। रोटेशन में एक तो आता है वन और दो होती है कॉम्प्लेक्स पेयर, है ना, ई की पावर प्लस आयटा थीटा और ई की पावर माइनस आयटा थीटा, या उसको आप कॉस प्लस माइनस आयटा साइन थीटा लगा सकते हो, ठीक है। इसके आइगन वेक्टर एक्सिस होती है, और जो क्या कहते हैं इनवेरिएंट सबस्पेस होता है एक्सिस की लाइन होती है। रिफ्लेक्शन इन लाइन, है ना, ये R2 के अबाउट देख लीजिए। क्या होता है, वन और माइनस वन आइगन वैल्यूज होती हैं लाइंस, या तो परपेंडिकुलर होगी या पैरेलल होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इनवेरिएंट सबस्पेस लाइन होता है। रिफ्लेक्शन इन प्लेन अबाउट प्लेन आर क्यूब में, यानी R3 सबस्पेस में, तो वन वन माइनस वन जो मैंने आपको अभी बताई थी जस्ट। प्लेन और नॉर्मल इसके आइगन वेक्टर होते हैं, ठीक है। यानी जो प्लेन बात कर रहे हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई, और नॉर्मल टू द प्लेन एक्स वाई के नॉर्मल जेड हो गया। और इसमें इनवेरिएंट सबस्पेस होता है जो प्लेन है आपका, ठीक है। रिफ्लेक्शन इन अ पॉइंट, इसकी आइगन वैल्यू एक ही होती है, -1। सारे के सारे वेक्टर आइगन वेक्टर्स होते हैं, और होल स्पेस इसका इनवेरिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सॉरी फॉर दैट। अभी देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ेंगे और करते जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी लंबी क्लास होने वाली है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं बेटा, तो ये आपको पता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1, अगर मान लो, तो ये जो है, ये वाली चीज है, ये क्या है, रोज है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी रोज है, 3। और ये क्या है, कॉलम्स है, तो यहाँ पर कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। तो एंट्री कितनी होगी, देखो हर क्रॉस सेक्शन एक एंट्री है ना। तो यानी 4 दिए 12, तो इसमें एलिमेंट्स हो गए, ठीक है बेटा। 12 क्या है, एलिमेंट्स है। और वैसे ही इसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, और इसको लिखा जाता है, और इसको बोला जाता है ऑर्डर 3 क्रॉस 4, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो हो जाती है जिसमें रोज किसके बराबर होते हैं, कॉलम्स के बराबर हो जाते हैं, जैसे कि आपको 2 क्रॉस 2 आपको यहाँ पे सामने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई गई है। वैसे ही बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें m नॉट इक्वल टू n, m तो रोज है क्योंकि पहले रोज ही आता है, और बाद में कॉलम आता है, तो n कॉलम है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, कहने का मतलब है m नॉट इक्वल टू n, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि भाई एक रो, मतलब रो एक ही हो, ठीक है। तो रो एक ही होगी तो M1 हो जाएगा, है ना। कॉलम कई हो सकते हैं, ये सारे कॉलम है बेटा, तो 5 कॉलम है और एक रो है। कॉलम इसका उल्टा, जिसमें कॉलम एक ही हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई, 1 2 3 4 5, 5 तो क्या होगी, रो होगी, और एक कॉलम हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाओ बेटा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, जिसमें देखो हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड हो ऐसे, तो उसमें क्या होगा, कॉलम ज्यादा होंगे, है ना। यानी देखो कॉलम ज्यादा है, यहाँ पर हम लिख भी दे सकते हैं कि भाई, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉलम ज्यादा हो रोज से, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है। तो ये ध्यान रख लेना, ये देखो 1 2 3 4 5 तो कॉलम है, 2 रोज है। वैसे ही अगर आपके सामने आए तो वर्टिकल मैट्रिक्स होती है। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि रोज जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं कॉलम से, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज है ये, देखो 1 2 3 4 5 तो रोज हो गए, 1 2 3 ही कॉलम हुए, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है, तो ये एलिमेंट नंबर है, जैसे ये A11 A12 A13 है ना, A21 A22 A23 है ना, A31 A32 A33, तो ऐसे ही करके लास्ट में A कितना आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट नंबर है, इसमें A I J, आई तो रो को दिखाता है और जे इसके कॉलम को दिखाता है, ठीक है। जनरली मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लिखा भी जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी, ये मान के कि ये करवाई जा रही है कि आपको ऑलरेडी 12th का बेसिक जो है वो थोड़ा बहुत आता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे लिखा जाता है। टाइप्स इसलिए बताई जा रही है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी सारी एंट्री जीरो होती है, तो वो कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप आ जाते हैं। पहला होता है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि पहली बात तो स्क्वायर होती है तो एम क्रॉस एम आएगा ऑर्डर। ठीक है, उसमें क्या है कि जो एलिमेंट यानी आई नॉट इक्वल टू जे है जिसमें, यानी जो डायगोनल के नहीं है वो सारे जीरो आएंगे। 3 क्रॉस 3 में देख लो, 1 2 3, 0 0 0 0 0 0, वहां एक जीरो कम आएगा ना, 3 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ। तो ऐसे होंगे एलिमेंट्स, है ना। डायगोनल में ही एलिमेंट हो बाकी जीरो हो, इसको लिखने का बेटा एक तरीका ये भी है, 2 7। ठीक है, ओके, डायगोनल के एलिमेंट्स हम प्रिंसिपल डायगोनल के लिख देते हैं सीधे के सीधे। वैसे ही आपके सामने आती है एक स्केलर मैट्रिक्स। अब बेटा एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल पे एक ही एलिमेंट आए, कोई एक ही कांस्टेंट, ठीक है, लैम्बडा, जो वन ना हो। क्योंकि अगर वो वन हो गया तो वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। जैसे आपके सामने एग्जांपल मैंने दे रखा है एक स्केलर मैट्रिक्स का, बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी स्केलर मैट्रिक्स हमेशा किस फॉर्म की होती है बेटा, 3i, है ना, यानी ए हमेशा लैम्बडा आई की फॉर्मेट में होती है। A3 की मैट्रिक्स है तो I3। ठीक है, लैम्बडा आई की फॉर्मेट में जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होती है। वैसे है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताने की भी जरूरत नहीं है, डायगोनल के एलिमेंट्स वन वन हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, दो होती है इसमें, एक तो अपर ट्रायंगुलर, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर देखो, ट्रायंगल बनते हैं नंबर से। अपर ट्रायंगल में ऊपर नंबर आएंगे और लोअर ट्रायंगुलर में नीचे नंबर आएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल आप देख लो, मेन डायगोनल ये होती है जो अंडरलाइन की हुई है, इसके नीचे सारे जीरो हो तो अपर ट्रायंगुलर, ऊपर सारे जीरो हो तो फिर लोअर ट्रायंगुलर। दिख रहा है, तो ये आप कैसे ही बना लो कि ट्रायंगल नंबर से बनती है या ऊपर वो अपर है तो नीचे जीरो और लोअर है तो ऊपर जीरो, वो आप देख लो, सभी में होती है। ठीक है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा वो होती है जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, यानी इनवर्स, या तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई इनका इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं थ्योरी के, यहीं से ए इज करेक्ट बी इज करेक्ट वाले ऑप्शंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा स्क्वायर मैट्रिसेस में एक और इम्पोर्टेंट टाइप, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है बेटा, आपको ट्रांसपोज पता होगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो रो को कॉलम में बदल दो, है ना, 1 2 3 4 है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाए, इसको उठा के सीधा कर दो, इसको उठा के सीधा कर दो, है ना, नंबर वाइज, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाता है, रो को कॉलम में बदल देना। तो देखो अगर A i j है ना, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, A j i हो जाएगा बस। समझ रहे हो, A j i हो जाएगा। ये सिंबल बेटा फॉर ऑल के लिए यूज होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसका ट्रांसपोज वो खुद ही आ जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको 2 क्रॉस 2 की और 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दी है पहले से ही। ओके, देख रहे हो आप, तो ये क्या है, ए बी, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चेंज होने वाले नहीं है, ए वन वन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो अलग एलिमेंट्स हैं वो सारे आएंगे। तो देखो 2 क्रॉस 2 में ये दोनों एलिमेंट्स सेम होते हैं, ये कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। 3 क्रॉस 3 में ये एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इसके और ये इसके सेम होते हैं एलिमेंट, ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जनरल फॉर्मेट में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री में कुछ नहीं भाई, ए इक्वल टू माइनस में ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए या ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए आ जाए, कुछ भी कह लो, दोनों बात बराबर पड़ती है। ठीक है, अब बेटा इसमें एक प्रूफ आता है, वो मैं यहाँ पे छोटा सा दिखाई देता हूँ आपको। देखो A i j इक्वल टू माइनस A j i हो गया, तो यहाँ प्रूफ आता है इसका कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक के, वो सारे जीरो होते हैं। क्या होते हैं, सारे जीरो होते हैं। तो अब देखो हम बात करते हैं कैसे। इसमें बेटा एक क्वेश्चन और था, मैं अभी आपको यहीं पर करा ही देता हूँ, सीधा सीधा इस पेज को एक्स्ट्रा लेके करा देंगे। तो अभी देखो पहले तो हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का प्रूफ, है ना, वो भी करा देते हैं। इसको उतार देते हैं एक बार इस पे, इसको एक बार नीचे उतार के, ताकि ये नोट्स में दिक्कत ना आए आपको।
यहाँ पर अब इसको पेज उतार देते हैं नया। तो अभी देखो मैं आपको दोनों ही प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है। यानी देखो पहले तो हम कह रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं और एक डिटर्मिनेंट का प्रूफ करते हैं। फॉर्मेट देख लीजिए आप ध्यान से कि भाई ए मैट्रिक्स है, वो ए आई जे होगा तो माइनस ए जे आई हो जाएगा, है ना। हर एलिमेंट अगर कॉलम रो को बदल देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा उसका। ये इसके जनरल फॉर्मेट होते हैं। ये डी होता है तो माइनस डी आएगा, ये ए होता है तो माइनस ए, ये बी है तो माइनस बी, ये सी है तो माइनस सी। बदल लो कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज होना चाहिए। डायगोनल में एलिमेंट्स जीरो। तो पहला बेटा हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं दैट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो बेटा बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या कह सकते हैं आप ध्यान से देखिए। मैं कह सकता हूं कि A इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, यानी फॉर ऑल ए आई जे इक्वल्स टू माइनस में ए जे आई, यही कह सकता हूँ। बट आप ये बताओ डायगोनल एलिमेंट्स तो ऐसे फॉर्मेट के होते हैं, ए वन वन ए टू टू, है ना। बट फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, मैं लिख सकता हूँ बट फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल्स टू जे, तो मैं इसको ए आई आई बराबर लिख सकता हूँ माइनस ए आई आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए आई आई प्लस ए आई आई किसके बराबर होगा, जीरो। यानी टू ए आई आई किसके बराबर हो गया, जीरो। यहाँ से एक ही आया कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो। ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। ये तो एक रिलेशन था जो हमारा प्रूफ हो गया। इसको आप ध्यान से याद करिएगा, ठीक है। ये प्रूफ भी आ सकता है। अब सेकंड प्रूफ और देख लेते हैं बेटा। सेकंड है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स। फाइंड वैल्यू, है ना, फाइंड वैल्यू of determinant of skew matrix, determinant A skew matrix, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे determinant of find value of determinant of skew matrix of order n। पहला आप मान लो n is odd और सेकंड आप मान लो n is even। तो बेटा मैं एक बार जनरलाइज इसको करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लिखने की स्पीड भी ऐसी है कि find value of determinant of skew matrix of order n if n is odd and n is even। तो देखो इसको प्रूफ कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, let A be any skew matrix, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आप लिख लीजिएगा स्क्यू सिमेट्रिक। देन तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A बराबर है ए ट्रांसपोज, लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं A बराबर ए ट्रांसपोज लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, A बराबर माइनस ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए। अब बेटा मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे इस चीज को मैं एक बार लेके चल लेता हूँ, किसी को ले लो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, देखो क्या होएगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर है माइनस में ए का डिटर्मिनेंट। इसको क्या लिखूंगा, माइनस में वन इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अब बेटा ए का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा कि ए ट्रांसपोज का, बट और यहाँ पे मैं ये भी बता सकता हूँ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर है माइनस वन की पावर। आपको एक चीज और पता होगी कि के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होता है के एन ए का डिटर्मिनेंट, है ना। तो माइनस वन की पावर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब बेटा दो केस बना लो यहीं से, n is odd, n is even। जब ऑड होगा तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यानी यहाँ से ट्वाइस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और जब इवन होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर किसके हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैन नॉट से की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। बट यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि भाई फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, है ना, ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपके दो प्रूफ थे जो मैं यहाँ लिखना भूल गया था, तो अभी मैंने आपको करा दिए हैं। अभी आगे चलते हैं। यही बेटा, यही क्वेश्चंस और यही प्रूफ्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनी मैट्रिक्स आगे बढ़ के। ए, तो देखो कोई भी एक मैट्रिक्स ए है ना, तो उसके लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक रहेगी। कैसे? देखो मैं यहाँ करके ही दिखा देता हूँ। ए प्लस ए ट्रांसपोज का सारे का ट्रांसपोज करता हूँ, तो बेटा ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यानी ये कितना आएगा? देखो ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज ही रहेगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, तो ये सेम वही मैट्रिक्स आ गई। तो इसीलिए ये है। और ये आप करके देखिएगा कि सिमेट्रिक बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो ध्यान से, कि फॉर एनी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ए है स्क्यू सिमेट्रिक, तो अगर उसकी पावर इवन कर दोगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी, और उसकी पावर ऑड कर दोगे तो वो स्क्यू ही रहेगी। ओके, और किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, और बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए, है ना, ये अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा। देखो कैसे करता रहेगा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। यहाँ पर छोटा सा मैं बॉक्स के अंदर इसको लिख के दे देता हूँ आपको। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो एक्स मान लो आप, बी ट्रांसपोज ए बी, एक्स का ट्रांसपोज करो तो ये क्या आ जाएगा? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज उल्टा करते जाओ, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यानी ये क्या बन गया? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी। अब बेटा अगर ए ट्रांसपोज देखो, एक बार ए ट्रांसपोज को ए ही ले लो तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, और ए ट्रांसपोज अगर इक्वल टू माइनस ए है, तो ये बन जाएगा माइनस में बी ट्रांसपोज ए बी। तो बेटा एक्स क्या बन जाएगा? अगर यहाँ पर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक बन रही है, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है। तो ये प्रूफ है छोटा सा। ठीक है, हालांकि करने तो ये आपको चाहिए, बट ये है थोड़ा थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कि करने कैसे है। ओके, तो यहाँ तक तो ये कंसेप्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स पर, कि मैट्रिक्स का कंजुगेट क्या है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है? जेड का कंजुगेट क्या होता है? एक्स प्लस आयटा वाई का कंजुगेट, यानी बस आयटा वाले का साइन चेंज कर दो। तो यही कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का होता है, कि भाई ए मैट्रिक्स एक्स प्लस आयटा वाई ए प्लस आयटा बी सी प्लस आयटा डी पी प्लस आयटा क्यूब। कंजुगेट करते ही क्या करना है? इसका साइन चेंज कर दो आयटा वाले का, हो जाएगा। ये 3 क्रॉस 3 में भी सेम ही बात रहेगी। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है सिमिलरली जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसमें से बस एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कंजुगेट में। ठीक है, वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैसे भी अंडरलाइन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये पता नहीं क्या हो जाता है इसको कई कई बारी। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये अलग है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है जो हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से पढ़ी है, बाकी सारी सेम प्रॉपर्टीज है। ओके, यानी दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट का कंजुगेट है वो सेम हो जाएगा, पहले का अलग कंजुगेट और दूसरे का अलग। ट्रांसपोज और उन सब में क्या होता था? रिवर्सल लॉ फॉलो करता था, बी ए बी हो जाता था, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना, बाकी सारे रूल्स ऐसे हैं जो आप याद कर पाओगे, बहुत मुश्किल वाली चीज है नहीं। अब हमने पढ़ा क्यों कंजुगेट, क्योंकि देखो आपको पढ़नी है दो अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स। एक हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, बट अगर आ जाए तो हमें पता होनी चाहिए, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहला देखो, थीटा को बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कंजुगेट या कंजुगेटेड ट्रांसपोज। यानी देखो किसी भी मैट्रिक्स को आप पहले ट्रांसपोज कर दो और फिर उसका कंजुगेट कर दो, तो आपका थीटा हो जाएगा। सॉरी। ठीक है, तो या तो कंजुगेट पहले कुछ भी कर लो, ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर दो, या
आप कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर दो, बात बराबर पड़ती है, कंजुगेटेड ट्रांसपोज हो चाहे ट्रांसपोज्ड कंजुगेट हो। ठीक है। अब देखिए, फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है। इनको आगे करके भी दिखाया है, इसका प्रूफ बिल्कुल आपको जैसे अभी मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कराया है वैसे ही रहेगा। ठीक है बेटा। तो अभी आगे देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ए मैट्रिक्स ए आई जे है तो उसका ए थीटा क्या होगा, ए जे आई यानी ट्रांसपोज हो जाएगा और फिर उसका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है। मैंने एक का आपको करके भी दिखा रखा है, देखो ए क्या है, 3 + 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, 1 + आयोटा और 2 + 7 आयोटा। ठीक है। तो ए थीटा क्या कर देना, उसका कंजुगेटेड ट्रांसपोज कर देना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इस चीज को इधर लिखो, इस चीज को इधर लिखो और साइन चेंज कर दो। तो 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, 2 + 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा। अच्छा ये इधर गया था तो ठीक है ना, और ये इधर गया ना, और फिर उसका साइन चेंज करोगे। तो साइन चेंज करोगे तो देखो इसका क्या है, 1 - आयोटा, ये इधर आ जाएगा नीचे तो ये 1 + आयोटा हो जाएगा, है ना। 1 + आयोटा हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा और इसका साइन चेंज करोगे, थीटा कर दिया ना तो 1 - आयोटा हो जाएगा। अब बेटा ध्यान दो कि किसी भी ऐसी मैट्रिक्स में अगर ए ए थीटा के बराबर आ जाए, जैसे वहां ट्रांसपोज होता है ना, यहाँ ए ए थीटा के बराबर आ जाए। ठीक है। यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये ए क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है बेटा। ए क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसमें बराबर नहीं आ रहे ना, इसमें बराबर नहीं आ रहे तो ये हर्मिशियन नहीं है। ठीक है। हम देख लेते हैं किस फॉर्मेट की होती है। तो देखो इसमें बराबर क्यों नहीं आ रहे, ये फैक्ट भी तो लिखा है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा रियल होने चाहिए। यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसलिए नहीं है ये। तो देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स रियल हो तो देखो ये इसकी जनरल फॉर्मेट होती है 2 × 2 के लिए और 3 × 3 के लिए। ठीक है। 3 × 3 के लिए अगले पेज पे तो यहाँ देखो ए अगर के क्यू A + आयोटा भी A - आयोटा भी इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि ए ट्रांस थीटा भी यही आएगा, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, तो हर्मिशियन हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखो 2 3 + 4 आयोटा, इसका ट्रांसपोज करो तो बेटा ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब इसका कंजुगेट कर दो तो देखो इसका साइन माइनस हो जाएगा और इसका साइन प्लस हो जाएगा और ये वापस से ए आ गया। ठीक है। इसको आप जैसे ही देखोगे अपनी नोटबुक पर, ठीक है, पीडीएफ को, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अपने हाथ से करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ यही देखते हैं 3 × 3 के लिए, तो उसमें भी क्या डायगोनल एलिमेंट से रियल हो, यहाँ पर जो हो उसका कंजुगेट यहाँ, यहाँ जो हो उसका कंजुगेट यहाँ, यहाँ जो हो उसका कंजुगेट यहाँ, और आपकी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हो। ठीक है। नोट से पढ़ोगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाइए कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बेटा सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की तरह ही सेम रहेंगी। ठीक है। रिवर्सल लॉ फॉलो होएगा, कंजुगेट अकेले में नहीं होता, यहाँ फॉलो होएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट्स की तरीके से याद रखा करो, जो वो होती है वही ये होती है। सारी वैल्यू क्या होती है, रियल है, तो यहाँ भी रियल रहेंगी। और हर्मिशियन मैट्रिक्स की पावर हमेशा हर्मिशियन ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन क्या होती है, A = -A थीटा या A थीटा = -A आ जाए। ठीक है। यानी ट्रांसपोज्ड कंजुगेट नेगेटिव आ जाए, ये आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में दे रखा है कि ए आई जी हो तो ये -AIG कंजुगेट हो जाए। ठीक है। हाँ बेटा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। प्रूफ वही है आपके पास कि ए आई जे बराबर है -AIJ हो जाएगा उसका कंजुगेट। ठीक है। यहाँ पर AGI होगा, AGI। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर भी AGI रहेगा। अब देखो ध्यान से कि होता क्या है कि देखो AI = J आ जाएगा, तो बेटा आई आ जाएगा इधर। ठीक है। और ये आएगा तो देखो ध्यान से, आई को मैंने कोई एलिमेंट मान लिया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो जेड इक्वल टू माइनस में जेड का कंजुगेट होगा।
और इसको इधर ले आओगे तो जेड प्लस जेड का कंजुगेट जीरो। अब बेटा जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आइटा बी की फॉर्मेट में होगा, यानी ए प्लस आइटा बी प्लस ए माइनस आइटा बी किसके बराबर होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, आइटा बी से आइटा बी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए बराबर जीरो, तो ए बराबर जीरो आ गया, तो यानी जेड किसके बराबर होगा, जेड आइटा बी, यानी या तो इमेजनरी या जीरो। समझ में आया? तो ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और ये देखो ए बी स्क्यू हर्मिशियन है मैट्रिक्स, देन ए बी इज हर्मिशियन इफ एंड इफ ए बी, ये आप प्रूफ करना है, ये ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपसे ये प्रूफ नहीं होता है तो आपको पता है, प्रज्ञान सागर नाम से ग्रुप मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, आपको उस ग्रुप पर बस ये बता देना कि ये प्रूफ नहीं हो रहा, आपको कुछ ही घंटों के अंदर प्रूफ मिल जाएगा, वहां पर मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो प्रज्ञान सागर डॉक्स नाम से चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको क्लासेस की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और एक आधी इक्का दुक्का जो अवेलेबल नहीं होगी, ग्रुप पे रिक्वेस्ट करते ही आ जाती है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। आगे देखते हैं 2x2 की मैट्रिक्स किस फॉर्मेट की होती है, स्क्यू हर्मिशियन। आइटा बी आइटा सी, एक्स है तो एक्स का कंजुगेट नेगेटिव, ठीक है, आइटा बी आइटा सी और एक्स का कंजुगेट नेगेटिव, ये थोड़ा सा इस फॉर्मेट में होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है तो आइटा वाई माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3x3 में एक्स एक्स का नेगेटिव कंजुगेट, एक्स वाई वाई का नेगेटिव कंजुगेट, जेड जेड का नेगेटिव कंजुगेट, ठीक है। और ये देखो एक्स प्लस आइटा वाई तो आइटा माइनस एक्स, पी प्लस आइटा क्यू माइनस पी, आर प्लस आइटा एस माइनस आर। आप इसको देख सकते हो बहुत आसानी से। इसकी आइगन वैल्यूज बेटा डायगोनल क्या है, या तो प्योरली इमेजिनरी या जीरो, तो इसकी भी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, या तो प्योरली इमेजिनरी या जीरो। ओके, और इसकी कोई भी देखो, इसका वही डिटर्मिनेंट की बात आ गई, डिटर्मिनेंट ऑड होगा तो प्योरली इमेजिनरी या जीरो, और इवन होगा मतलब ऑर्डर इसका, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसका डिटर्मिनेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। देखो बहुत ज्यादा मैंने आपको कंसेप्ट एक साथ ही पढ़ा दिए हैं, मैं मानता हूँ, बट ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं और इसमें से मैक्सिमम चीजें आपको आती मिलेंगी, ठीक है। जिसके लिए नया होगा उसको एक थोड़ा थोड़ा एक दो बार पढ़ते ही आ जाएगी। तो देखो, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या है, उसकी ऑड पावर तो हमेशा स्क्यू हर्मिशियन रहेगी, इवन पावर हमेशा हर्मिशियन रहेगी। और जैसे कि आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स P है, तो कोई मैट्रिक्स A है मान लीजिए, तो उसको एक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखाया जा सकता है, A प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ प्लस में A माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ करके। तो वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन का सम दिखाया जा सकता है, A प्लस ए थीटा का हाफ और A माइनस ए थीटा का हाफ, ऐसे करके। अब देख लो, ये बहुत ईजी है। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था, ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है बेटा डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ठीक है। सम कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से हम कुछ कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स जो हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी देखो कि वो कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स क्या है। ये किसी भी शेड में अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन कलर, ठीक है। तो अभी देखो कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स क्या है। ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी रहेगा, यानी ट्रेस ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी रहेगा। अगर किसी मैट्रिक्स को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ट्रेस को भी लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन ट्रेस ऑफ ए इंटू बी ना तो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी रहेगा, और नॉट इक्वल टू आल्सो ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ ए। कहीं आप ये चीज गलती कर दो, ठीक है, ये किसी के बराबर नहीं होता, अलग चीज होती है। और किसी भी मैट्रिक्स को उसके साथ ट्रांसपोज कर दो और ट्रेस उसका निकाल लो तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस उसके ऑर्डर के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब बेटा आज की क्लास के लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का, जिसको बोलते हैं अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स, एग्जाम की फेवरेट है ये, और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं
इसका मतलब क्या है? देखो a इंटू बी अगर आई हो जाए तो यानी बी ए का इनवर्स है, यानी इसका ट्रांसपोज ही खुद का इनवर्स होता है। इसका ट्रांसपोज ही खुद का इनवर्स होता है, तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। ओके। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका डिटर्मिनेंट हमेशा या तो प्लस 1 होता है या -1 होता है। और अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स लिखा है। ठीक है, ए इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। इसमें बेटा आइगन वैल्यूज दो ही हो सकती है। ठीक है, एक तो +1 -1 या फिर कॉम्प्लेक्स जाती है। ठीक है, ऑर्थोगोनल में या तो +1 होता है या -1 होता है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स चली जाती है। डिटरमिनेंट हमेशा यही रहेगा, आइगन वैल्यू या तो रियल है तो 1 और -1, नहीं तो कॉम्प्लेक्स पेयर में आती है। ठीक है, ई की पावर प्लस माइनस आयटा थीटा, डिटरमिनेंट हमेशा या तो 1 या -1 रहेगा। अब आ जाओ आइडम पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, एक एक करके काफी मैट्रिसेस पढ़नी है। ठीक है, आज काफी करवाया भी है। ध्यान से देखो, आइडम पोटेंट। आइडम पोटेंट क्या होता है? जब ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए। ठीक है, क्या हो जाए? ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए, मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई करो, वो खुद ही आ जाए। तो बेटा ए एंड बी ये आइडम पोटेंट होती है। तो ए और बी आइडम पोटेंट है, तो ए भी आइडम पोटेंट तभी होगा जब ए बी बराबर बी ए हो। ये एक क्वेश्चन है, तो इसको देखो मैंने करवा भी रखा। ए स्क्वायर इक्वल टू ए है और बी स्क्वायर इक्वल टू बी है। अगर ए एंड बी आइडम पोटेंट है तो ए बी का स्क्वायर क्या हुआ? ए बी इंटू ए बी। अब बेटा ए बी इंटू ए बी यानी हम इसको एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं। और बी ए किसके बराबर है? ए बी के, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। यानी ये क्या हो गया? ए स्क्वायर ए है और बी स्क्वायर बी है, यानी ए बी का स्क्वायर ए बी के बराबर हुआ। यानी ए एंड बी तभी हाइड इंपॉर्टेंट होंगे जब ए बी इक्वल्स टू बी हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन भी है। वैसे ही देखो, if a square equals to a and b square equals to b, then a plus b is idempotent if a b और b a जीरो हो। तो इसका भी प्रूफ देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी देखो a इंटू ए प्लस ए इंटू बी और b इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर को a लिख दिया, b स्क्वायर को b लिख दिया। बनाना क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी, वो आ गया तो ये दोनों जीरो होंगे, तभी तो होगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, तीन टाइप्स एक साथ। इनवॉल्यूटरी, ए स्क्वायर बराबर आई आ जाए। नील पोटेंट, ए की पावर एम जीरो आ जाए। ठीक है, कोई भी पावर जहां एम इंटीजर है वो जीरो आ जाए। पीरियोडिक यानी वो एक पावर के बाद अपने आप को रिपीट करे। तो ए की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए आ जाए, जहां पर के पीरियड होता है। जैसे अगर ए की पावर 9 ए के बराबर है ना, तो इसका पीरियड इससे एक पिछली पावर यानी 8 हो जाती है। लास्ट आ जाइए यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी ए इंटू ए की थीटा बराबर आई आ जाए, कंजुगेट ट्रांसपोज आई आ जाए तो उसको यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। और आज जो भी पढ़ा है उस रिजल्ट की यहाँ हम समरी कर लेते हैं। ठीक है, यानी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी आइगन वैल्यू और डिटरमिनेंट ध्यान देइएगा। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए थीटा आई होता है, उसकी आइगन वैल्यू ई की पावर आयटा थीटा होती है। डिटर्मिनेंट क्या होगा? ई की पावर आयटा थीटा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा डिटर्मिनेंट का? 1 रहेगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है, या तो कॉम्प्लेक्स पेयर में वैल्यूज आती हैं या 1 और -1 में आती हैं। डिटर्मिनेंट हमेशा +-1 रहेगा। आइडम पोटेंट, ए स्क्वायर बराबर ए होता है। वैल्यूज क्या होती है अगेन? जीरो या 1। डिटरमिनेंट या तो जीरो हो सकता है या 1। इनवॉल्यूटरी, ए स्क्वायर बराबर है आई। ठीक है, और उसके साथ इसकी आइगन वैल्यू +-1 होती है। डिटरमिनेंट भी +-1 हो सकता है। नेलोपोटेंट, ए की पावर के बराबर है जीरो, आइगन वैल्यूज जीरो, डिटरमिनेंट जीरो। पीरियोडिक, ए की पावर के बराबर है 1, आइगन वैल्यूज क्या होंगी? kth रूट, ये जो पावर होगी वही रूट ऑफ यूनिटी, और वही रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होंगे? डिटरमिनेंट की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैट्रिसेस से रिलेटेड एक ही साथ एक ही क्लास में डाल दिए हैं, क्योंकि काफी दिनों से क्लासेस आपकी मैं रेगुलर डाल भी नहीं पाया था, बिकॉज ऑफ तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत आया है तो आपकी क्लासेस जितना भी आपका टाइम का लॉस हुआ है उसको बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।